हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स पर। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो रहेगा पीजीटी बायोलॉजी फीमेल 6 जुलाई 2018 की। ये जो शिफ्ट है 2 से 5 वाली है और इस कंप्लीट पीडीएफ का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टोटल इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाले 5 सेक्शन 20-20 नंबर के, तो आप उन सभी को एनालाइज़ करना। हालांकि मैथ्स में आपको सॉल्व करा रहा हूँ और इसके अलावा बायोलॉजी वाले बच्चों को अपना सब्जेक्ट भी मिल रहा है तो उनको भी वो एनालाइज़ कर सकते हैं। बाकी मैथ्स हम सॉल्व करते हैं। देखो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ मैथ्स के हमें मिलेंगे और एक एक करके उनको अच्छे से समझना है आपको। देखो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। यहाँ सबसे पहले एक गलती सुधारनी है हमने, और वो गलती क्या है कि जो 2 की पावर आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पर 2n+2, तो ये n+2 होना चाहिए। यही चीज़ देखो मैंने सॉल्यूशन में मेंशन की है। देखो यहाँ ये गलती आपको मैंने बताई है। इसको ठीक करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा और कैसे इसको सॉल्व करना है बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो देखो एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो कोई नंबर है और उसकी पावर x है, सेम नंबर है उसकी पावर y है। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पावर्स ऐड हो जाती है। कहने का मतलब है सेम बेस की पावर्स ऐड हो जाती है उनको मल्टीप्लाई करने पर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ देखो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास बेस सेम हो। तो वही काम मैंने यहाँ करके दिखाया है। देखो बेस आपको सेम बनाना है। जैसे ये 16 आपको नज़र आ रहा है तो आप इसको 2 की पावर 4 लिख लो। ये तो 2 की पावर n+1 है तो अपनी जगह ठीक है। इस 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, आगे 2 की पावर लिखी हुई है, ठीक है। वो इधर जो 4 की पावर 2 आपको नज़र आ रही है तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 4 को, और वही 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 4 होगी। तो ऐसे ही आप सबको 2 की टर्म्स में लिखते चलना। उसके बाद जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा देखो 2 की पावर n+5, इधर से मिल रहा होगा 2 की पावर n+2, इधर जोड़ोगे 2 की पावर n+6 और इधर 2 की पावर n+3। तो करना क्या है आपको, देखो 2 की पावर n को ना आप कॉमन ले लो। तो 2 की पावर अगर आप n यहाँ से कॉमन ले रहे हो तो मैं एक आपको करके बता देता हूँ। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब तभी पावर से ऐड होकर n+5 बनेगी। और अगर हमने 2 की पावर n को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आप 2 की पावर 5 लिखोगे। तो ऐसा लिखने पर आपको बहुत आसानी से ये दोनों चीज़ें कटती नज़र आएगी और ये यहाँ से आपको मिल रहा होगा 28/56। अच्छा इसके साथ साइड में ना एक ये 5th रूट ऑफ चल रहा है 32 की पावर -3। तो ये आपको अच्छे से पता है। देखो बिना रूट के अगर इस नंबर को लिखना है तो रूट की जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है डिनोमिनेटर में। उसके बाद अगर इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, 5 को काटना चाहते हो, तो ये नंबर किसी ना किसी नंबर की ना पावर 5 होनी चाहिए। और आप समझते हो 2 की पावर 5 होती है। तो यहाँ वही मैंने किया है। देखो पावर 5 जैसे ही बाहर ली 5 से 5 कट गया और यहाँ से हमें मिल रहा है 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 को हम 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब होता है क्या है कि अगर हम बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो साइन बदल जाता है पावर का। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1/8। बट देखो ये डिवाइड है, जब इसको आप मल्टीप्लाई लिखोगे तो 1/8 फिर से पलट करना 8 हो जाएगा, और वही 8 यहाँ पर मैंने दिखाया है। और इसको सॉल्व करने पर 4 हमें आंसर मिल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसके बाद आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। समझते हैं क्या कहता है और क्या पूछना चाहता है। ये कहता है कि भाई x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे, मतलब कहने का मतलब है जिसे हम जब डिवाइड करें 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 12 से, तो हर बारी रिमाइंडर 2 बचे। अब आगे की बात बाद में बढ़ेंगे, पहले इतने से समझते हैं। देखो इतने सारे नंबर्स से तो देखो चेक नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि इन सभी नंबर्स को ख़त्म करता है इनका एलसीएम। अब जब इनका एलसीएम आप लोगे तो आपको मिलेगा 840। तो आप सवाल इस तरीके से पढ़ो कि भाई जब वो नंबर x डिवाइड हम करेंगे उसको 840 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो 2 बचेगा। तो 2 और जोड़ देते हैं इसमें। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर इस कंडीशन पे होगा 842। लेकिन अब इसने बोला है कि वो जो नंबर है जो हमने बनाया है, मतलब ये डिविजिबल भी है 13 से। तो आप ये देखो ध्यान से, ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो जब आप इसको 13 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको यहाँ से रिमाइंडर मिल रहा है 6, यानी कि ये 13 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये वो नंबर है ही नहीं।
अब कैसे उस नंबर तक पहुंचना है, देखो बड़े ध्यान से समझना। करना क्या है आपको कि एलसीएम तो लेना ही है इन सभी नंबर्स का, लेकिन एलसीएम लेने के बाद ना आप जनरल फॉर्म बनाओ नंबर की। जनरल फॉर्म का मतलब होगा कि जो नंबर होगा वो 840 का कोई के मल्टीपल है और रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 और होना चाहिए। इस फॉर्म में कोई नंबर हो सकता है, मतलब कोई नंबर होगा। अब ये नंबर क्योंकि 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आप इसको 13 से यही डिवाइड करो। अब 13 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बिना डिवाइड करे आपको नज़र आ रहा है 13 गुना 6 होता है 78, बचा 6 और 0, 13 गुना 4 52। मतलब जो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा ना यहाँ से, वो रिमाइंडर होगा देखो 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8k+2, मतलब इसको हमने छोटा कर लिया। अब ये भी 13 से डिवाइड होना चाहिए, और 13 से डिवाइड कब होगा, जब हम यहाँ पर k की कोई वैल्यू पुट कर करके देखें। अगर मान लो मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो भाई 8 गुना 1 8 + 2 10, और 10 13 से डिवाइड होता नहीं है। अगर जो मैं 2 पुट करूँ तो 8 दूनी 16 और 2 18 भी 13 से नहीं कटता। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ तो 8 गुना 3 24 और 2 26 होता है, 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी k की जगह ना हमें 3 लेना चाहिए। बस 3 आप जनरल फॉर्म में रखोगे तो 840 × 3 2520 होता है, और 2 उसमें ऐड करोगे तो 2522 होता है। तो ये वो नंबर है x। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इस नंबर की 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है। तो देखो 1 स्टैंड्स 100, तो 100 प्लेस पे ना 5 है, तो 5 इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कहता है भाई ए और बी की जो मंथली सैलरी है, मासिक वेतन है, वो मिलाकर 56,000 रुपये है। होता क्या है कि ए का ये जो मासिक वेतन है 25% से बढ़ जाता है, जबकि बी का जो ये मासिक वेतन है ये 12.5% से बढ़ जाता है। और अब जो इनकी सैलरी नई हो जाती है तो नई वाली सैलरी जो बी की है वो 20% ज़्यादा होनी चाहिए ए से, यहाँ बता रखा है। तो सॉल्व जब हम करेंगे इसको और ए की शुरुआती सैलरी निकाल लेंगे तो उसी सैलरी का 35% हमें निकालना है। समझते हैं, देखो सबसे पहले ना आप रेशियो बनाओ, मतलब जैसे ए और दूसरा लिख लेते हैं बी। तो देखो ए की जो सैलरी है भाई वो 25% से बढ़ी है। 25% की फ्रैक्शन आप समझते हो 1/4 होती है। तो आप लिखोगे कि अगर जो 4 सैलरी थी पहले ए की, तो नई सैलरी 5 हो जानी चाहिए। उसी तरीके से बी की सैलरी इतने % से बढ़ी है जिसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है। तो अगर पहले 8 थी तो 1 बढ़ने पर 9 होगी। अब देखो ये न्यू सैलरीज़ का रेशियो है ए और बी का, जबकि हमें बता रखा है बी की सैलरी भाई 20% ज़्यादा है ए की सैलरी से। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर मैं ए की सैलरी को 5 लूँ तो 1 ज़्यादा सैलरी होगी बी की। तो बस हमें करना क्या होगा, इस रेशियो को ना ये रेशियो में बनाना होगा। कैसे बनाना होगा समझते हैं। कोई भी रेशियो अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आपस में ना इक्वल बनाना होता है, 1:1 में बनाना होता है। तो 1:1 में ये कब बनेंगे, जब आप ऊपर वाले नंबर को 9 से और नीचे वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देख सकते हो दोनों जगह ये नंबर अब सेम हो चुके हैं ये वाले। अब 1:1 ये बन चुका है, बट 5:6 बनाना है तो आप ऊपर वाले नंबर को 5 से इंटू कर दो और नीचे वाले को 6 से कर दो। अब इतना आपको देखो करना पड़ेगा, तब जाकर ये बैलेंस होगा और नई सैलरी 5:6 में आ जाएगी। हालांकि आप 5 से 5 काट सकते हो, और 3 से ये नंबर 2 बारी, और 3 से ये नंबर 3 बारी कट रहे हैं। तो कहने का मतलब है भाई ऊपर वाले नंबर्स को ना हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, और नीचे वाले नंबर्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो न्यू सैलरी होगी ना वो 5:6 में आ जाएगी। और आप चेक भी कर सकते हो, ये बन रहा है देखो 15 और ये बन रहा है 18, तो 15 और 18 का रेशियो होता भी 5 और 6 है। कुल मिलाकर बैलेंस करने पर ए और बी की ना ओरिजिनल सैलरी का रेशियो मिल गया हमें, और वो है देखो 12:16। और 12:16 का मतलब है कि दोनों की सैलरीज मिलाकर 28 यूनिट होगी। बट दोनों की सैलरी मिलाकर तो बता रखी है 56,000 है, तो 28 का ये 2000 गुना होता है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। तो अगर मुझे ए की सैलरी चाहिए तो मैं 12 की गुना 2000 में कर लूँ।
और यहाँ से मुझे मिल जाएगा देखो 24,000। अब क्या करना है, 24,000 का हमें 35% निकालना है। तो जब 24,000 का, देखो मैं यही छोटा सा बता देता हूँ, जब आप 24,000 का इस तरीके से 35/100 करोगे तो आपको बहुत आसानी से यहाँ से आंसर मिल जाएगा 8400। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रखा है कि ए जो है वो किसी काम को ना 9 दिनों में कर सकता है। उसी तरीके से जो सी है, आगे आप पढ़ोगे थोड़ा सा, तो सी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क मान लेते हैं जो कि 45 होगा दोनों के एलसीएम से, और एफिशिएंसी जो होगी ए की 5 होगी और सी की 3 होगी। अब इसने देखो एक बात बोली है कि बी की क्षमता ना सी से 50% ज़्यादा है। सी की क्षमता आपको नज़र आ रही है 3, और 3 का 50% का मतलब है आधा, और 3 का आधा होता है 1.5 ज़्यादा है बी की क्षमता, तो 4.5 होगी। और ए की क्षमता आपको नज़र आ रही है 5 है। तो तीनों की क्षमताएं हमारे पास आ गई। उसके बाद टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखो वो निकलेगा, मतलब वो तो निकाल ही चुके हैं, सॉरी टोटल वर्क तो। अब सिंपली क्या करना है हमने कि मतलब ए से बचा हुआ काम करवाना है, जबकि शुरुआत जो हुई है ना वो बी और सी से हुई है। तो बी और सी ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया था। अब बी और सी का एक दिन का काम आपको कितना नज़र आ रहा है, 7.5। तो 2 दिनों में भाई इन्होंने 15 काम करा होगा, और 15 काम करने के बाद 45 में से जब 15 हटाओगे तो रिमेनिंग काम बचेगा 30। बस ये 30 काम ए से करवाना है, और ए की क्षमता क्योंकि 5 है तो 6 दिन वो लेगा। बाकी देखो नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन नीचे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बारी लैंग्वेज समझ लेते हैं। कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब बेलन, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 33/1/3% है। अब कहता है कि उस कोण का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या बिल्कुल इस सिलेंडर बेलन जितनी है। तो इसको सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो भाई सॉल्यूशन आपके सामने है। जैसे कि बताया था जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 1/3 है, 33 1/3 की जो फ्रैक्शन होती है 1/3 होती है। तो मैंने मान लिया अगर जो टी एस ए 3 है तो सी एस ए 1 है, और साथ में वेरिएबल और ले लिया एक्स। अब देखो आपको पता होना चाहिए सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πr/h सिलेंडर में, और टोटल सरफेस एरिया का इतना। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, और हमें यहाँ से h/h+r मिल रहा है इतना। अब आप देख पा रहे हो h तो आपको बिल्कुल विजिबल है, x है। तो अगर एच एक्स है तो आर भाई 2x होना चाहिए। उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा था 462, जबकि टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, मतलब 2πr इंटू में h+r। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू 7/2 निकाल सकते हैं। h क्योंकि x था तो वो 7/2 हो गया, और r 2x था, तो जब आप 2x निकालोगे तो वो 7 हो जाएगा। अब इतनी हाइट और इतनी रेडियस है देखो कोण की भी, और कोण का हमें निकालना है सी एस ए। सी एस ए का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि πr/l होता है। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट ये होती है, और अगर ये हमें निकालनी है तो हमें पता है कि एल बराबर होता है √ में r² प्लस में h², और r और h अपने पास है तो वही देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, और एल आपको जो मिल रहा है ना वो 7√5/2 मिल रहा है। उसके बाद सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट कर लेना। तो πr/l होता है यानी 22/7, r का मतलब 7, और l अभी हमने निकाला है, तो कैलकुलेट करने पर आपको 77√5 मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, मैं इसमें से एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। पहले इसका मतलब समझते हैं। कहता है कि एक आदमी ने क्या किया कि अपने वस्तु के क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया। तो देखो साथ साथ करते चलते हैं। मान लेते हैं कि इस आदमी ने ये सामान भाई 100 रुपये में ख़रीदा था, तो 35% इसने बढ़ाकर लिखा है तो MP 135 लिखा होगा। फिर इसने क्या करा कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि पहला डिस्काउंट तो आपको मिलता है मार्क प्राइस पर, लेकिन दूसरा जो डिस्काउंट है वो आपको मिलता है बचे हुए प्राइस पर। देखो कैसे,
पहला डिस्काउंट क्योंकि 20% है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो जब इसका 1/5 आप निकालोगे तो आपको 27 मिलेगा, मतलब 20% इसका 27 है। 27 घटाओगे तो 108 आ गया। अब अगला जो डिस्काउंट मिलेगा ना, देखो वो 108 पर मिलेगा, ये सक्सेसिव होता है, और वो है 25%। 25% होता है 1/4, इसका 1/4 आपको नज़र ही आ रहा होगा 27 ही होता है फिर से, और 27 आप जब इसमें से घटाओगे तब जाकर आपको 81 सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो देखो 100 वाला सामान ना 81 में गया तो नुकसान हो गया 19 यूनिट का, बट नुकसान हमें 57 का बता रखा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू देखो 3 होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर जो इसको मार्क्ड प्राइस पर ही बेचता, अंकित मूल्य पर, कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो फिर ये 100 वाला सामान ना देखो 135 में जाता, मतलब 35 यूनिट का फ़ायदा। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 35 यूनिट की वैल्यू 35 गुणा 3 यानी 105 होगी। बस यही इसका आंसर है। इसके बाद चलते देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका HCF से। कहता है कि भाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने दो नंबर्स का HCF निकालना है। वो दो नंबर आप मान लो कि A और B है, और मान लो कि A छोटा नंबर है, तो A इसका मतलब डिवाइड करेगा B को। अच्छा, कितनी बारी डिवाइड किया, तो देखो क्वेश्चन आपको बता रखा है, पहला क्वेश्चन 17 है कि 17 बारी किया, ठीक है, कुछ बचाया होगा, मान लेते हैं वो C है। फिर C डिवाइड करेगा लास्ट डिवाइज़र को यानी A को, कितनी बारी किया, 3 बारी। फिर यहाँ से भी कुछ रिमाइंडर बचा होगा, और ये अब की बारी ना HCF है, मतलब लास्ट डिवाइज़र देखो आपको दे रखा है 49, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 49 बचा होगा, और 49 ने किसको डिवाइड किया होगा, C को। कितनी बारी किया होगा, 2 बारी, और क्योंकि ये लास्ट डिवाइज़र है तो इसका मतलब यहाँ पूरा डिवाइड हो गया होगा। तो ये फॉर्मेट आपको समझना है। देखो अब यहाँ से आप मतलब निकाल सकते हो ABC की वैल्यू, सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो ये फॉर्मेट मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब जैसे मान लो आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, C यहाँ पर डिविडेंड है, भाज्य है, और वो कैसे निकलता है, तो उसके लिए डिवाइज़र की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में करने पर रिमाइंडर जोड़ना होता है, मतलब भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे हमें C की वैल्यू मिल गई 98। फिर इस C की जगह जैसे आप 98 लिखोगे तो आपको A की वैल्यू भी मिल जाएगी कि 98 इंटू 3 प्लस 49, तो वो इतना आ जाएगा। अब जब आप लिखोगे A की वैल्यू यहाँ पर 343, तो उसी तरीके से B की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि 343 इंटू 17 प्लस 98, तो आपको B भी मिल गया। अब दोनों नंबर्स का हमसे डिफरेंस पूछा था, जब आप दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको मिल जाएगा 5586। चलते भाई अगले सवाल पर। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ मैं आपको समझा रहा था, एक करेक्शन भी है, पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो कहता है A और B की भाई जो मासिक आय है उनका अनुपात 5:4 है, लिख भी लेते हैं साथ साथ 5:4, ये इनकम का रेशियो है। कहता है उनके खर्चों का जो रेशियो है वो 9:7 है, इस बात को भी लिख लेते हैं। आगे कहता है कि जो A की इनकम है वो डबल है, किसकी डबल है, B के खर्चों का, जबकि अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, मतलब A की इनकम और B के एक्सपेंडिचर में हमें ये रेशियो नज़र आना चाहिए, और वो भी नज़र नहीं आ रहा, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों की अर्निंग का मतलब होता है आय का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो ये तो कभी नहीं पूछेगा वो, ये करेक्शन है। अर्निंग का तो रेशियो आपको दे ही रखा है यहाँ, यहाँ उसको पूछना चाहिए सेविंग्स का रेशियो, तो ये करेक्शन है, उसको ठीक कर लेना। अब सवाल कैसे करना है देखो समझते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच में भाई 2:1 का रेशियो आना चाहिए, और 2:1 का रेशियो अगर आपको बनाना है तो इससे ऊपर भी अभी हमने समझा है, पहले 1:1 का बनाना होता है, और 1:1 का ये कब बनेगा, जब मैं इसको तो करूँ इंटू 5 और इसको करूँ इंटू 7। अब ये दोनों हो गए देखो बराबर, और अगर मैं 1 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और कर दूँ तो जाहिर सी बात है भाई ये नंबर अब डबल हो जाएगा इस नंबर का। तो बस वही चीज़ आपको करनी है। देखो ऊपर एक तरीके से ना 14 से मल्टीप्लाई आपने A की इनकम को किया तो B की इनकम को भी करोगे, और आपने B के एक्सपेंडिचर को 5 टाइम्स किया तो A के एक्सपेंडिचर्स को भी करोगे। अब सेविंग्स का रेशियो आपको निकालना है, तो सेविंग्स होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ आपको A की इनकम नज़र आ रही है, 2 गुना 7 14 गुना 5 70, और 70 में से जब आप 45 घटाओगे तो 25 आ गया। उसी तरीके से B की जो
इनकम है वो बन रही है देखो 56, और खर्च कितना किया है इसने 28। तो 56 में से जब आप घटाओगे, सॉरी ये 35 बन रहे हैं, जब 56 में से आप घटाओगे 35 तो यहाँ से आपको 21 मिल जाएगा, और आगे नंबर कटेंगे नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको 3 नंबर्स का रेशियो दे रखा है और क्यूब दे रख मतलब सम दे रखा है क्यूब्स का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन नंबर्स को 2x 3x 4x मानो और इनका ना क्यूब करो। तो 2 का क्यूब आप समझ रहे हो कि 8x क्यूब होगा, 2x का क्यूब, 3x का जो क्यूब होगा वो 27x क्यूब होगा, और 4x क्यूब का जो होगा मतलब 4x का जो क्यूब होगा वो 64x क्यूब होगा। तो ये हमें 729 दे रखा है। आप इसको जोड़ के देखोगे 99x क्यूब बराबर 729 हो गया। तो x क्यूब जो हुआ भाई वो 729/99 हो गया। ये कटेगा 8 बारी। अगर x क्यूब 8 है तो x 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो नंबर हमने बनाए थे 2x 3x 4x, तो वो नंबर हो जाएंगे देखो कितने, 4 6 और 8, मतलब डबल कर देना है, x की वैल्यू 2 आई है। अब क्या करना है कि कहता है कि इन नंबर्स के स्क्वायर के सम में, पहले स्क्वायर का सम करते हैं। 36 64, सॉरी मतलब ये बनेगा 16, ये बनेगा 36 और ये बनेगा 64। इनका जो स्क्वायर बनेगा 16 36 और 64। तो इनको जोड़ने पर देखो 116 बन रहे हैं। कहता है 116 को हम कम से कम छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा करें ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर देखो वो नंबर होता है जिसमें कोई भी नंबर पेयर में हो, जोड़े में हो। तो 116 के ना देखो फैक्टर्स करते हैं। 2 से काटा हमने इसको 58 टाइम्स, फिर 2 से काटोगे 29 टाइम्स, और 29 प्राइम है तो वो 29 से ही कटेगा। तो देखो यहाँ पर पेयर बन रहा है बट 29 का पेयर नहीं बन रहा, और अगर 29 का पेयर बनाना चाहते हो तो इसको कम से कम 29 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस यही सवाल का आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेस्ड आइडेंटिटी पे। पहले भी मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि आपको नीचे भी नज़र आ रहा है 0.67। तो ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ये 0.67 का ही क्यूब बनेगा सॉल्व करने पर। सॉल्व करना ही नहीं है, बस इसको समझना है। और आगे आपको नज़र आ रहा है 0.1 का क्यूब। अच्छा नीचे भी देखो थोड़ा सा समझना है। इन्होंने ना देखो नीचे लिखना था a² प्लस AB प्लस B²। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे। a³ माइनस B³ के 2 फैक्टर होते हैं, पहला a माइनस बी और दूसरा ये वाला। तो इस फैक्टर को देखो इन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ से ना इन्होंने a को कॉमन ले लिया। तो जब a को आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, a प्लस बी, और आगे ये प्लस B²। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये जो 0.77 है ना ये a प्लस बी से बनना चाहिए। और आप देख पा रहे हो कि a का मतलब 0.67 है, b का मतलब 0.10 है, तो दोनों को जोड़ने पर 0.77 बन भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस पूरे से ना हमें सिर्फ a माइनस बी मिलने वाला है। a माइनस बी का मतलब 0.67 माइनस 0.10, तो 0.57 तो आपको मिल गया लेफ़्ट हैंड साइड से। यही चीज़ें मैंने 3 से 4 से 5 स्टेप में लिख के दिखाई है ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, तो वहाँ से आप समझ लेना। अब इधर देखो ध्यान से, इधर लगभग चीज़ें सेम है, बस फ़र्क है तो डेसिमल का। देखो एक एडवाइस मेरी ये है कि आप जब भी डेसिमल अलग अलग देखो तो आप बड़ा नंबर बनाने की कोशिश किया करो। मतलब ऊपर तो है 3.07 और नीचे है 0.307, तो आप इसको चूज़ करो। और ये बनाने के लिए आपको ना देखो ये डेसिमल यहाँ से हटा के यहाँ लेकर आना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करनी है। और 10 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि देखो स्क्वायर में है वो, मतलब ये जो है स्क्वायर में है, तो आपको 100 से ना ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। ऊपर वाला 100 तो भाई रखा रह जाएगा, और नीचे वाला जब 100 मल्टीप्लाई करेगा तो ये बिल्कुल नंबर्स ना ऐसे ही बन जाएंगे और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के सिर्फ इतना बचना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई आप उसको करोगे तो 57 मिल जाएगा। बाकी कोई कमी पेशी रह जाए तो सॉल्यूशन से आप देख लेना। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 11, मतलब ये बहुत टाइम लेता है क्वेश्चन, काफ़ी बारी DSSB ने पूछा है इसको, पेपर में हो सकता है आपको छोड़ना भी पड़े, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। 3 फ्रैक्शन यहाँ पर है, मैंने मान लिए ABC, और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया
कि मैं सबसे छोटा ए को लेके चलूँगा, फिर बी को और सबसे बड़ा सी को। ये स्मॉलेस्ट है, ये मिडिल है, ये ग्रेटेस्ट है। अब इसने बोला है कि अगर जो हम भाई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को डिवाइड करें ग्रेटेस्ट से, स्मॉलेस्ट देखो ए है यहाँ पर और ग्रेटेस्ट सी है, तो हमें मिलता है 16/21। तो इसका मतलब है इन दो फ्रैक्शंस के बीच का ना रेशियो आपको मिल गया 16:21। अगर हमारे पास ए और सी का सम आ गया रियल, तो हम इस रेशियो में बांट देंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है ये 16/21, मतलब यही 16/21 को देखो आगे रिलेट कर दिया कि ये 16/21 ना बीच वाली संख्या से इतना ज़्यादा है। बीच वाली संख्या देखो बी है, तो बी में अगर मैं 1/84 जोड़ता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 16/21। तो यहाँ से ना देखो आप बी को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इससे आगे आपको सॉल्यूशन से समझा देता हूँ। देखो यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब आप बी को कैलकुलेट करोगे तो आपको 3/4 मिल जाएगा। इसके अलावा तीनों फ्रैक्शंस का हमें सम गिवन था 55/24, और इसमें से देखो बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर मैं इसमें से बी को घटा लेता हूँ मेरे पास a + c आ जाएगा, और a + c जो आपको मिलेगा कैलकुलेट करने पर वो मिलेगा 37/24। शुरुआत में देखो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी कि a और c का ये रेशियो हमें मिला था, और अब a और c का रियल सम भी मिल गया। तो मतलब इतना यूनिट बराबर इतना है। आपको बिल्कुल बिना कैलकुलेट करे नज़र आ रहा होगा कि 37 से 37 कटेगा और ये 1/24 एक यूनिट की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू भाई इतनी होगी और c की वैल्यू इतनी होगी। अब हमसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि दो नंबर्स का रेशियो निकालना है, और वो दो नंबर्स कौन कौन से है। एक तो मिडिल वाला देखो अपना ऊपर निकला था b यानी 3/4, और हमें ग्रेटेस्ट के साथ बताना है, मतलब c के साथ इसका रेशियो बताना है। तो वही देखो मैंने यहाँ चीज़ आपको करके दिखा रखी है कि जब आप ऐसे लिखोगे दोनों नंबर्स को तो आप चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली रेशियो आपको 6:7 मिल जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो इसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन है, ये आप बहुत आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा तो मैंने सॉल्यूशन इसका दिखाया हुआ, आप वहाँ से कर लेना, मतलब 1-2 स्टेप का क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये CISI का है, इसको समझते हैं। यहाँ इसने बोला है कि भाई एक कोई धन है वो 84% से बढ़ जाता है, मतलब 84% ब्याज मिल जाता है 7 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से। अब साधारण ब्याज में देखो हर साल क्या होता है, बराबर ब्याज मिलता है। अगर जो 84% ब्याज आपको 7 साल में मिला तो इसका मतलब है हर साल 12% मिल रहे हैं, और हर साल जो मिलता है वही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया 12%। अब आगे कहता है भाई उसी रेट पर इतने वर्षों का इस प्रिंसिपल पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा। अब पहले तो ये डिसाइड करो कि 2.5 साल में ब्याज जाएगा कितना कितना % और कैसे कैसे। तो पहले साल देखो पूरा 12 जाएगा, दूसरे साल पूरा 12 जाएगा, और तीसरी बारी क्योंकि आधे साल के लिए ब्याज देना है तो 12 का आधा 6 जाएगा। तो इतना इतना ब्याज आपको देना है इस प्रिंसिपल पर। अच्छा कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कि 12,500 प्रिंसिपल और इतना इतना ब्याज आपको देना है। तो 12,500 का आप निकालोगे जब 12% तो इतना होगा। फिर सेकंड ईयर में क्या होगा, देखो प्रिंसिपल से यानी इससे तो मिलेगा 12%, और साथ साथ ये जो पिछले साल का ब्याज है ना, ये भी इस साल आके ब्याज देगा 12% की दर से, जो कि 180 होगा। अब आना है तीसरे साल में सबसे पहले हमें जो ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल से मिलेगा 6%, वो आधा हो जाएगा 1500 का। उसके बाद अब ब्याज पर ब्याज देना है। पहले साल के ब्याज ने जैसे यहाँ ब्याज दिया था तो ये इधर भी आके देगा, बस फ़र्क इतना है भाई यहाँ रेट 6% है तो 180 का आधा देगा। ये 1500 ये भी 6% से 90 देगा। 180 भी जब ब्याज देगा 6% से तो इतना देगा। जब इन सब को आप जोड़ोगे तो नियरेस्ट टू एन इंटीजर ये 4121 बन जाएगा। अमाउंट हमसे पूछा है 12,500 में आप जब इंटरेस्ट ऐड करोगे तो अमाउंट 16,621 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोट एंड स्ट्रीम का सबसे अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि अब जब आप जाओगे
यूट्यूब चैनल पर, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर फोकस कॉन्सेप्ट्स पर, तो वहाँ पर ना आप प्ले लिस्ट पर जाना। और प्ले लिस्ट में क्या होगा कि आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, और उस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपको डे 2 का कॉन्सेप्ट देखना है। और उस कॉन्सेप्ट में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए हैं, तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। हालांकि मैं यहाँ पर भी कोशिश करूँगा कि आप समझ पाओ। सबसे पहला काम क्या करना होता है, देखो दोनों स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ो और किसी एक डिस्टेंस को सेम बनाने की कोशिश करो। तो मैं जो सेम बनाऊंगा यहाँ, वो मैं बनाऊंगा अप स्ट्रीम को। अप स्ट्रीम देखो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से समझना डबल करने वाला हूँ। और डबल करते ही ये देखो 20 बन जाएगा, ये आपका 10 बन जाएगा, और ये जो टाइम है ये 100 बन जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपने अप स्ट्रीम को तो देखो सेम बना ही लिया, तो इसे भूल जाओ। और ये देखो डाउन स्ट्रीम यानी बी प्लस डब्लू वाले केस में दोनों कंडीशंस का जो डिस्टेंस है उनमें कितना अंतर है। तो आप बोलोगे यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो अंतर 5 हो गया। और डिवाइड कर दो उसको टाइम के अंतर से, तो स्पीड आ जाएगी। अब टाइम का अंतर आप देख पा रहे हो, यहाँ तो है देखो 90 मिनट, 1.5 घंटे में 90 मिनट, यहाँ 100 मिनट, तो आप बोलोगे 10 मिनट। और 10 मिनट को भाई 1/6 घंटे बोलते हैं। 10 मिनट का मतलब 10/60, 1/6, तो 1/6 का 6 ऊपर, तो बी प्लस डब्लू आपको मिल गया 30। अब बी माइनस डब्लू भी आप निकाल सकते हो। देखो जब बी प्लस डब्लू आपको 30 मिल गया, तो यानी कि ये वाला 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर हुआ होगा वो 30 की स्पीड से हुआ होगा। और 30 की स्पीड से कवर अगर होगा तो आधा घंटा लगा होगा, तो 1.5 घंटे में से आधा घंटा तो यहीं लगा था, तो फिर 1 घंटा कहाँ लगा, तो वो 1 घंटा 10 किलोमीटर बी माइनस डब्लू में चलने पर लगा। तो यानी बी माइनस डब्लू 10 आ गया। अब हमें शांत जल में ना बोट की स्पीड चाहिए, मतलब बी की वैल्यू, तो दोनों को जोड़ने से आधी करने पे मिलती है। 30 और 10, 40 का आधा 20। अब बोट 20 की स्पीड से 140 किलोमीटर तैरना चाहती है, तो 140/20 यानी कि 7 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, वहाँ से अच्छा समझ आएगा। अच्छा, साथ साथ इस कॉन्सेप्ट का ना मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट होता है भाई, ये 6 क्वेश्चन, और ये 6 क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं, टाइम टेकिंग है, हालांकि स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है, तो बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। देखो यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है ये पाई चार्ट, तो एक तो देखो टोटल बता रखा है कि भाई 20,500 लोगों का है ये, लेकिन हम 20,500 को ना कुछ भी नहीं यूज़ करने वाले। उसका रीज़न क्या है कि इस पर बेस्ड 2 सवाल है। यहाँ देखोगे आप परसेंटेज में पूछा है, और यहाँ भी आप देखोगे इसके मतलब अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ भी कुछ रियल डाटा नहीं पूछा, तो इसलिए हम रियल डाटा उठाएंगे ही नहीं, मतलब 20,500 नहीं उठाएंगे। तो अगर 20,500 नहीं लेंगे तो फिर कितने लोग लेंगे, तो हम बिल्कुल उतने ही लोग लेंगे जितने इस पाई चार्ट में नज़र आ रहे हैं। और वो गिनने मत लग जाना आप, वो तो 100% ही होगा, तो 100% का ये परसेंट भूल जाओ। टोटल 100 लोगों का आपको ये सर्वे दिखा रखा है। अब 100 में से देखो आईटी में 30 लोग हैं, और 30 में से नीचे आप थोड़ा चेक करोगे तो इसमें से मेल 60% है। अब जो 30 का होता है ना 60%, देखो ऐसे कैलकुलेट करोगे आप, 30 का 60%, तो आपको बिना कैलकुलेट करे ही खैर पता चल जाना चाहिए कि 18 होता है। तो आईटी में मतलब 18 मेल है, तो फिर 12 फीमेल होगी। ऐसे आप रेशियो बनाते चलो। देखो यही चीज़ मैंने सॉल्यूशन में भी करके दिखाई है। देखो यहाँ मैंने सब करके दिखाया है। आईटी में जो 30 लोग थे उनको हमने बांट लिया रेशियो में। ऐसे ही कॉल सेंटर में देखो 32 लोग हैं, और जितना परसेंट मेल्स है उतना मैंने 32 का निकाल दिया। बस कैलकुलेशन देखो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप सभी को इस तरीके से बांट लेना मेल्स फीमेल्स में, उम्मीद है ये आप बांट लोगे। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा था कि भाई जो मेल्स है आईटी और बैंकिंग में, तो देखो आईटी में आपको नज़र आ रहा है कि मेल्स 18 हैं, और बैंकिंग में जो आपको नज़र आ रहे हैं मेल्स वो 8.4 है। दोनों को जोड़ने पर 26.4 मिला। उसी तरीके से फीमेल्स एक तो हमसे पूछा था सीसी यानी कॉल सेंटर में, सेल्स में और केमिकल्स में मिलाकर कितनी है, तो वो 21.6 है।
तो हमसे पूछा ये था कि ये जो मेल्स हैं ये कितना परसेंट कम है फीमेल से, मतलब ये कितना परसेंट कम है इनसे, सॉरी कम नहीं अधिक है। तो कितना अधिक है आपको नज़र आ रहा है, डिफरेंस करके देखोगे 4.8, और किससे, फीमेल से, तो वो नीचे आ गया। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेशन में 22.2% मिल जाएगा। इसी पे बेस्ड फिर एक और क्वेश्चन था, वहाँ हमसे पूछा था कि जो मेल्स है सेल्स और केमिकल्स में, वो हमने कैलकुलेट करे 16.8। तो पूछा था कि ये किन दो डिपार्टमेंट में फीमेल्स के बराबर है। तो हमें ये नज़र आ रहा था सेल्स और आईटी में। ऑप्शन के थ्रू आप एक एक करके देख लेना तो ये बिल्कुल नज़र आ जाएगा। तो मतलब दो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है सॉल्व करने, बस हमें सही से डाटा को कंपाइल करना आना चाहिए। चलो चलते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन पर। देखो भाई, इसके बाद जो अगले दो क्वेश्चन हैं उनके लिए डाटा आपके सामने है। यहाँ बेसिकली क्या बता रखा है कि दो कंपनीज़ है ए और बी, और आपको नज़र आ रहा होगा कंपनी ए को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है और कंपनी बी को येलो या ऑरेंज जो भी है। अब देखो यहाँ आपको बता रखे है प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का वैसे तो फार्मूला भी बता रखा है कि प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो ऊपर जो नंबर होगा वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा जो कि प्रॉफिट ही होगा, और कंपैरिजन आप इसका नीचे एक्सपेंडिचर से करोगे। खैर इसको इतना नहीं समझना, आपको सीधा सवाल समझते हैं क्या पूछा है। इसने पूछा भाई कंपनी ए में, मतलब 2014 में कंपनी ए की इनकम 181.5 लाख थी, तो बताओ उस वर्ष उसका खर्चा कितना था। तो सीधा चलते हैं, कंपनी ए 2014 में कितना प्रॉफिट कमाती है। 2014 में कंपनी ए आपको नज़र आ रहा है, देखो 65% प्रॉफिट कमाती है। तो आप क्या करोगे, देखो 65% की फ्रैक्शन बनाओगे, 65/100, या फिर और छोटा करें तो 13/20। अब इसका यूज़ करो कि जो ऊपर है ना ये तो था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और नीचे वाला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंडिचर को। अब आप खुद ही देखो कि भाई अगर एक्सपेंडिचर 20 है, मतलब यहाँ मैं 20 रखूँ, तो मैं 20 को घटाऊँ किस में से कि 13 आ जाए, तो आप बोलोगे 33 में से, तो इनकम 33 होनी चाहिए। या फिर ऑल्टरनेटिवली अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो ना तो इनकम मिल जाएगी जो कि 33 है। इस 33 की वैल्यू हमें दे रखी है 181.5, तो 181.5 क्योंकि 33 की वैल्यू है, 33 से डिवाइड करके 1 की वैल्यू आ जाएगी, और हमसे एक्सपेंडिचर पूछा जा रहा है तो वो तो 20 यूनिट था। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसानी से 110 लाख मिल जाएगा। इसी पे देखो बेस्ड एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बता ये रखा है कि जो बी का खर्च है 2013 में वो 90% है 2012 के खर्चे से। तो पूछा है भाई बी की इनकम 2013 में कितना परसेंट थी 2012 की तुलना में। इसको देखो मैं सॉल्यूशन से समझा देता हूँ। देखो भाई बड़े ध्यान से इसको समझना है। यहाँ आपको बता रखा है, देखो कंपनी बी में 2012 का इतना प्रॉफिट परसेंट है और 2013 में इतना है। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन बनाई तो ये 7/20 होती है और ये 2/5 होती है। अब देखो 2012 और 2013 के एक्सपेंडिचर्स में 10:9 होना चाहिए, मतलब जो रेशियो 10:9 होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा बताया है कि 2013 में भाई 90% है 2012 की तुलना में। तो अगर 2012 100% है तो ये 90 होगा, और छोटा रेशियो बनाए तो 10:9। अब इस पेपर में ये तीसरी बार ही हो रहा है आज कि जब हम रेशियो बदल रहे हैं, मतलब फ़िलहाल रेशियो 20 और 5 का बन रहा है, बट हमें बनाना ही इतना है। तो करना क्या होगा, देखो सबसे पहले आप 10:9 में बनाने से पहले ना 1:1 में बनाओ। पहले भी मैंने समझाया अभी। 1:1 में कब बनेगा, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ। तो देखो यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसे ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अब 10:9 में बनाना है तो भाई इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो उठा के इसको 9 से। तो वही देखो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। और यहाँ से जो इनकम है, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा था इनकम इन दोनों को जोड़ के बनती है। तो इनकम जो बन रही है ना, देखो 270 और 252 बन रही है। और हमसे पूछा है कि भाई कितना परसेंट इनकम कम है 2013 में 2012 से। कम नहीं है, सॉरी, कितना परसेंट 2013 की इनकम है बी के मतलब 2012 की तुलना में। तो 13 की इनकम इतनी है और 12 की तुलना में यानी 12 नीचे, परसेंट के लिए 100, इतना आंसर आपको मिल रहा है।
अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट 2 सवालों पर। अब देखो भाई, अगले जो लास्ट 2 सवाल है वो इस डाटा पर पूछे गए हैं, बिल्कुल आसान आसान सवाल। इस डाटा को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको ना 2 चीज़ें बता रखी है। एक तो सेल्स रेवेन्यू, ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े सिंपल सिंपल से उनको ही पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, कहता है कि भाई जो कॉस्ट प्रोडक्शन है 2013 और 2015 में, आप देख पा रहे हो 2013 में जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो 510 है देखो, और 2015 की जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो 450 है। तो क्या कहता है कि इनको 10 और 20% से बढ़ा लो। अब 510 का 10% 51 होता है, 51 से बढ़ा लेते हैं हम। तो ये हो गया देखो आपका 561। उसी तरीके से यहाँ 20% आपको बढ़ाना है। 450 का 20% आप जब निकालोगे तो 90 मिल जाएगा। तो 90 से बढ़ाने पर ये 540 हो गया। अच्छा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये बन रहा है आपका 1101। तो पूछा है कि ये 1101 क्या पूछा है, कितना अधिक है 2016 में सेल्स रेवेन्यू से। अब देखो, ये है सेल्स रेवेन्यू 2016 का, और ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, तो आप डिफरेंस कर लेना। और क्योंकि कंपैरिजन 780 से नीचे 780, परसेंट के लिए 100। और यही चीज़ मैंने सॉल्यूशन में भी समझाई है, वहाँ से समझ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है समझते हैं। देखो, कहता है कि भाई जो एवरेज सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू ब्लू है, तो ब्लू वाले सभी नंबर्स को जोड़ना होगा और डिवाइडेड बाय 5, तो वहाँ से एवरेज आ जाएगा। उसी तरीके से आप निकालोगे एवरेज प्रोडक्शन, यानी कि इन सभी को जोड़कर डिवाइड बाय 5 एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। तो जो ये सेल्स रेवेन्यू का एवरेज है, ये कितना परसेंट ज़्यादा है प्रोडक्शन कॉस्ट के एवरेज से, ये हमें बताना है। मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, सॉल्यूशन आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, एवरेज ऐसे निकलेगा। तो आपने निकाला 650। प्रोडक्शन कॉस्ट का ऐसे निकलेगा, आपने निकाला 520। तो ये कितना अधिक है इससे, तो डिफरेंस करके देखा आपने तो 130 अधिक है। कंपैरिजन 520 से वो नीचे, और परसेंट के लिए 100। तो ऐसे कैलकुलेट करने पर आपको मिल जाएगा आंसर 25%, और यही इसका आंसर है। अब बाकी देखो, यहाँ मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है, और इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब बाकी आप खुद से एनालाइज करना, बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे हैं, और जो भी पेपर मतलब आप सॉल्व कराना चाहते हो। जिन बच्चों का पीजीटी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल पहले वही पेपर कराऊँगा। बाकी आप अपनी अच्छी तैयारी रखो, और आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।